जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है एसएससी जीडी वालों के लिए, जिसमें आपका टोटल 80 क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा जाता है। और आपका एसएससी जीडी का एग्जाम 23 फरवरी से स्टार्ट है। तो आज का यह क्लास आपके लिए वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि इस क्लास के अंदर आपको ऐसे सिलेक्टेड एवं ऐसे वीवीआई प्रश्न बताने वाले जो कि सीधे आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आज का आपका पहला सवाल है जो कि आपके एग्जाम में आने का संभावना या एसएससी जीडी के एग्जाम में आ सकता है। तो आज का आपका पहला सवाल है, आरपीएफ का पूरा नाम क्या होता है? आरपीएफ का पूरा नाम क्या होता है? एसएससी जीडी खुद कहता है कि मैं आपके एग्जाम में पूरा नाम यानी फुल फॉर्म से आपके एग्जाम में एक दो प्रश्न पूछूंगा। तो आरपीएफ का जो पूरा नाम होता है वह होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है, यानी हिंदी में कभी कभी दे देता है ऑप्शन, कभी कभी आपका हिंदी में रहेगा। तो याद रखिएगा रेलवे सुरक्षा बल। आरपीएफ का पूरा नाम क्या होता है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, यानी रेलवे का सुरक्षा बल होता है। जो सुरक्षा रेलवे पर दिया जाता है वह आरपीएफ के द्वारा ही दिया जाता है, और जो आरपीएफ आता है वह एसएससी जीडी के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, और यहाँ पर हम बहुत सारे ऐसे प्रश्न को क्लियर करेंगे जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने का संभावना है। जैसे में देख सकते हैं बीएसएफ, जो बीएसएफ होता है उसका स्थापना कब हुआ था? बीएसएफ का स्थापना कब हुआ था? आईटीबीपी का स्थापना हम लोग देख लेंगे। आईटीबीपी का, सीआरपीएफ का, आरपीएफ का, इस सभी को हम लोग क्लियर कर लेंगे, क्योंकि ये सारे आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड एवं वीवीआई प्रश्न है। तो देख लीजिएगा बीएसएफ क्या होता है। तो यह होता है सीमा सुरक्षा बल होता है। सीमा सुरक्षा बल होता है जहां पर आपका बॉर्डर रहता है, वहां पर बीएसएफ को भेजा जाता है। इसका स्थापना आपका 1965 ईस्वी में हुआ था। बीएसएफ का स्थापना कब हुआ था? 1965 ईस्वी को। ये सबको रट जाना है। ये सारे प्रश्न आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट एवं सिलेक्टेड एवं आने वाला प्रश्न है। ठीक है, जैसे में आईटीबीपी। आईटीबीपी क्या होता है? यह भारत का एक खुफिया पुलिस होता है। ठीक है, एक तरफ से ये भी हम समझ सकते हैं, यह भारत और तिब्बत का जो सीमा है, समझिएगा, भारत और तिब्बत का जो सीमा है वहां पर आपका आईटीबीपी रहता है। कौन रहता है? आईटीबीपी भारत और तिब्बत के सीमा पर रहता है, जिसका स्थापना 1962 ईस्वी में आईटीबीपी का स्थापना किया गया था। ठीक है ना, इसको हम लोग ये मतलब ये कब बनाया गया था? 1962 ईस्वी में। क्यों बनाया गया था? इस समय भारत और चीन का युद्ध हो रहा था, इसलिए आईटीबीपी का स्थापना किया गया। आरपीएफ आपका अभी बता दिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है, इसका स्थापना 1965 ईस्वी। बीएसएफ और आरपीएफ ये दोनों का स्थापना एक ही साल किया गया था, 1965 ईस्वी में। ये सब याद रखिएगा। ये सारे प्रश्न आपके एसएससी जीडी के लिए काफी इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड एवं वीवीआई प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। जैसे में सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल होता है। ठीक है ना, सीआरपीएफ ये काफी इंपोर्टेंट है। इसका स्थापना की बात करेंगे तो इसका स्थापना हुआ था 1939 ईस्वी में। अगर पूरी डेट की बात करेंगे तो 27 जुलाई 1939 ईस्वी को सीआरपीएफ का स्थापना हुआ था। काफी इंपोर्टेंट सवाल है, आप इसको रट जाइएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग क्लियर कर चुके हैं। फिर से एक बार आ जाते हैं जो कि आपको डबल याद करने में मदद करेगा। ठीक है, एवं आने वाला संभावित प्रश्न भी बताएंगे। तो इससे संबंधित प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है, इससे हम संबंधित प्रश्न भी बताएंगे, देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, आपके एग्जाम में टोटल 80 क्वेश्चन पूछा जाता है। आप यहां पर देख सकते हैं टोटल 80 क्वेश्चन पूछा जाता है। हिंदी से 20 क्वेश्चन, जीके जीएस से 20 क्वेश्चन, मैथ से 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन। तो आज ये आपका चारों क्लियर इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग करने वाले हैं, और यह 23 फरवरी के लिए काफी इंपोर्टेंट होगा। तो आज का यह क्लास है, आरपीएफ का पूरा नाम क्या होता है? तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है, जिसका स्थापना आपका 1965 ईस्वी में हुआ था। बीएसएफ पूछ दे या आरपीएफ पूछ दे, दोनों का स्थापना कब हुआ था? 1965 ईस्वी में हुआ था। बीएसएफ क्या होता है? तो जहां पर सीमा रहता है वहां पर सुरक्षा देता है। बीएसएफ का एक काम रहता है बॉर्डर, एक तरफ से कहते हैं बॉर्डर फोर्स होता है, जहां पर बॉर्डर रहता है वहां पर। आईटीबीपी यह भारत चीन युद्ध के दौरान बनाया गया था। आईटीबीपी यह भारत और तिब्बत के सीमा पर रहता है। सीआरपीएफ का स्थापना 1939 ईस्वी में हुआ था। ये सारे इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब आने वाले आगामी प्रश्न को देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में आने का संभावना है। जैसे में पूरा नाम से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। आरपीएफ का पूरा नाम क्या हो गया? पिछला साल का अगर हम बात करें, पिछले साल का डाटा को लेकर चले तो पिछला साल आपका पूछा गया था जीडीपी का पूरा नाम क्या होता है? जीडीपी का पूरा नाम क्या होता है? तो याद रखिएगा जीडीपी का पूरा नाम होता है, अगर लिखने का यहाँ पर जगह रहता तो हम लिख देते, लेकिन हम बोलना चाहते हैं जीडीपी का पूरा नाम होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। जीडीपी का पूरा नाम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। वो जहां मिलेगा आपको सही कर देना है। और काफी इंपोर्टेंट और भी एक दो प्रश्न करवा देते हैं जो आपके एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। जैसे
क्वेश्चन में देख लीजिएगा यहाँ पर एटीएम का पूरा नाम क्या होता है। एटीएम, एटीएम है ये संभावित प्रश्न जो कि एसएससी जीडी में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये सब संभावित प्रश्न आने का संभावना है, तो ये सब कॉपी पर नोट करके आप इसको क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। एटीएम का पूरा नाम क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, याद रखिएगा। एटीएम का पूरा नाम क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। और कभी कभी जीएसटी का भी पूछ देता है, जीएसटी, जिसको हम एक तरफ से क्या कहते हैं, एक तरफ से टैक्स भी कहते हैं। तो जीएसटी का पूरा नाम होता है गुड एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है, गुड एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी का पूरा नाम होता है। जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है, गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। इसका स्थापना कभी कभी पूछ देता है कि जीएसटी का स्थापना बताओ। तो जीएसटी का स्थापना या जीएसटी कब शुरुआत किया गया था, तो 1 जुलाई 2017 ईस्वी को आपका जीएसटी का स्थापना किया गया था। क्लियर हो गया। चलिए, इससे जो भी संबंधित प्रश्न था आपको क्लियर कर दिए। अगर इससे प्रश्न बनता है तो इससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। चलिए, अगला 2 नंबर प्रश्न जो कि आपकी एग्जाम के लिए काफी एसएससी जीडी में करंट अफेयर से ज्यादातर प्रश्न पूछा जाता है, तो ये आपका करंट अफेयर से ही प्रश्न है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। हाँ, चलिए, ये आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत के वर्तमान नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक कौन है, जिसको हम लोग शॉर्ट रूप में सीएजी बोलते हैं। ये आपके भारत के वर्तमान में कौन है, 2025 में, 2025 में, अभी क्योंकि अभी 26 आया है तो ये 25 वाला ही सवाल है, और आपके एग्जाम में 25 वाला ही सवाल ज्यादातर पूछे जाएगा। करंट अफेयर्स आपको रट कर जाना है, क्योंकि जो एसएससी जीडी में मैंने पाया है पिछले साल के पेपर से कि जो करंट अफेयर्स रहता है यहाँ से आपके 8-9 नंबर बढ़ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 नंबर। अगर करंट अफेयर्स अगर आप रट कर जाते हैं 2025 वाला याद कर लीजिएगा, हम आपको क्लियर भी करवा देंगे, टेंशन की कोई बात नहीं। अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो देखिए, भारत के वर्तमान नियंत्रण एवं महालेखक जो परीक्षक सीएजी है वो आपका कौन है, याद रखिएगा। जो आपका नया बनाया गया, इसके पहले 2024 में था, 24 में आपका गिरीश चंद्र मुर्मू था। कौन था, गिरीश चंद्र मुर्मू था। लेकिन 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 अभी जो आपका वर्तमान में है वो आपका के संजय मूर्ति है। इस बात को आपको याद रखना है, के संजय मूर्ति आपका वर्तमान में नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक है। आप इसको याद रखिएगा। यह 15वां बना है, पूछेगा कि कितनामा नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक बने, तो 15वां बने। ठीक है ना, याद रखिएगा। इसके पहले जो थे आपके, इसके पहले आपके 2024 में गिरीश चंद्र मुर्मू थे 2024 में, और 2025 में कौन बने, के संजय मूर्ति बने। ठीक है ना, और ये आयरा गैरा को नहीं बनाया जाता, या आईएएस और आईपीएस को ये सीएजी बनाया जाता है। ये सीएजी क्या होता है, ये पूरा जो भारत देश है अपना, वो पूरा राज्य सरकारों के खर्चे ये सब को रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। इसका जो नियुक्ति करता है, जो मान लीजिए कि नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक का जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। उसको कोई कुछ नहीं बोल सकता है, राष्ट्रपति ही चाहे तो उसको अपने पद से हटा सकता है और उसको बना सकता है। इसके बीच में प्रधानमंत्री कोई भी नहीं आ सकता है, या सीधा इसका जो संबंध रहता है राष्ट्रपति से रहता है। ठीक है ना, नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक का नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। और जो ये डाटा बनाता है, पूरे देश का डाटा बनाता है कि यहाँ इतना खर्चा हो रहा है, वो सीधे जाके राष्ट्रपति को देता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए, यहाँ पर इसका स्टार भी क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में, इसका नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अभी हम आपको क्लियर कर दिए इसका नियुक्ति कौन करता है, नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक का नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है ना, और वर्तमान में राष्ट्रपति याद कर लीजिएगा, ये सब कुछ कुछ आ जाता है। ठीक है, तो चलिए, 3 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए संविधान से काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न है, जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए आइए, आपका संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है, वित्त आयोग से संविधान का कौन सा भाग संबंधित है। काफी इंपॉर्टेंट है कि वित्त आयोग से कौन सा संविधान का भाग आपका संबंधित है, याद रखिएगा। इसका राइट जो आंसर होगा, सबसे पहले हम आपको संविधान से क्लियर कर दे, आपका एसएससी जीडी खुद, एसएससी जीडी आपका खुद कहता है कि मैं आपके एग्जाम में संविधान से 4-5 प्रश्न देखूंगा, मतलब पूछूंगा। तो देख लीजिएगा कौन कौन इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में आ सकता है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो पहला आपका हो गया संविधान में टोटल कितने अनुच्छेद है, तो संविधान में टोटल अनुच्छेद की बात करेंगे तो संविधान में टोटल अनुच्छेद आपका 395 है, और कितना अनुसूची है, तो 12 अनुसूची है, याद रखिएगा।
अब हम लोग शुरुआत करते हैं संविधान से, क्योंकि संविधान से आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है। तो सबसे पहले संविधान को बनाने के लिए एक मीटिंग किया गया। संविधान को बनाने के लिए जैसे में कोई चीज बनेगा तो एक मीटिंग किया जाता है। तो संविधान को बनाने के लिए एक मीटिंग किया गया था। वह पहली मीटिंग कब किया गया था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को सबसे पहले संविधान को बनाने के लिए एक मीटिंग किया गया। कहानी की तरह आपको समझाना है। देखिए, सबसे पहले संविधान बनने का शुरुआत कैसे हुआ। सबसे पहले 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को मीटिंग हुआ। क्या हुआ? मीटिंग। और ये मीटिंग कहाँ हुआ ये भी जान लीजिए, क्योंकि काफी इंपोर्टेंट है। पूछेगा कि संविधान का पहली बैठक का मीटिंग कहाँ हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ में हुआ था? नई दिल्ली में। और एक प्रश्न कैसे पूछेगा, तो ये प्रश्न ऐसे पूछता है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ? संविधान सभा का पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली में हुआ था। और इसमें जो टोटल सदस्य शामिल हुए थे वो 389 सदस्य शामिल हुए थे। अभी आपको हम बताएंगे पाकिस्तान बेटा के इसमें रोल है आपका, ठीक है ना, तो उसके बारे में भी आपको समझा देंगे। 389 सदस्य था जब ये मीटिंग हो रहा था। पहली मीटिंग जब हो रहा था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली में, तो टोटल जो सदस्य शामिल हुए थे 389 सदस्य शामिल हुए थे, जिसमें आपका 15 महिला था। संविधान क्या है? तो देखिए, भारत को चलाने का एक सिस्टम है। जो भी चीज चलता है आपका, वो संविधान के ही हिसाब से चलता है, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को एक मीटिंग किया गया नई दिल्ली में, जिसमें टोटल 389 ऐसे सदस्य शामिल हुए जो भारत को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाए थे, ठीक है। जिसमें 15 आपकी महिला थी। 15 क्या थी? महिला थी। अब जान लेंगे हम लोग। अब क्या इसके आगे क्या हुआ, अब आगे जान लेते हैं कि जब ये पहली बैठक हुआ 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, जब पहली बैठक हुआ 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, तो इसमें 2 अध्यक्ष बनाए गए। इसमें क्या चुना गया? 2 अध्यक्ष को बनाया गया। जब पहली बैठक हुआ तो 2 अध्यक्ष बनाया गया। एक आपका बनाया गया अस्थायी अध्यक्ष, एक आपका क्या बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष। और एक आपका क्या बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। एक आपका क्या बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष, एक आपका अस्थायी अध्यक्ष। तो पूछा जाता है कि भारत का संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी पूछेगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। याद रखिएगा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। ये तो आपका क्लियर हो गया। अब बात है भारत विभाजन। जब संविधान में तो टोटल 389 सदस्य था, ये आपको क्लियर कर दे। संविधान में टोटल कितना सदस्य था? 389 सदस्य था। लेकिन जब भारत का विभाजन हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, तो उस समय जो सदस्य आया वो बच गया आपका 299 सदस्य आया, ठीक है ना। याद रखिएगा, जब पूछेगा कि भारत विभाजन के बाद संविधान सभा में टोटल कितने सदस्य बचे, तो 299 सदस्य बचे। ये तो क्लियर हो गया। ये सब फिर धीरे धीरे आपका आया 26 नवंबर 1949 ईस्वी का समय आया, जब संविधान लिखा रहा था। तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी का समय आया, तो ये इस दिन आपका संविधान बनकर क्या हो गया था? तैयार हो गया था। संविधान बनकर कब तैयार हुआ, ये पूछेगा कि संविधान बनकर कब तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को आपका संविधान बनकर तैयार हुआ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा पढ़ाई सिर्फ आपको आपका ये चैनल आपका बड़ा भाई ही दे सकता है। ये चैनल आपका बड़े भाई की तरह आपके पीछे खड़ा रहेगा। तो चैनल को एक बार क्या कर लीजिएगा? सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर डेली एसएससी जीडी का जब तक एग्जाम न क्लियर हो जाए 23 फरवरी के, है ना, तो जब तक आपको रोजाना इस चैनल पर वीडियो मिलेगा, तो चैनल को क्या कर लीजिएगा? एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपका भरपूर साथ देगा, आपका एग्जाम तक साथ देगा, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए, अब यहाँ पर क्लियर हो गया आपका, याद रखिए। हाँ, एक मिनट। हाँ, आपका जो संविधान जो बना वो कब बना? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। इसको बनने में टोटल समय कितना लगा, तो याद रखिएगा 2 साल। 2 साल 11 माह 18 दिन का टोटल इसका समय लगा बनने में। संविधान को बनने में टोटल कितना समय लगा, तो 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान को बनाने में जो समय लगा 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा। अब इसमें कुछ पैसा भी खर्च हुआ होगा, वो भी जान लेते हैं। संविधान को बनाने में टोटल जो खर्च आया वो 64 लाख रुपए आया। और उसमें जो आपका जो संविधान में बांटा गया अनुच्छेद के आधार पर बांटा गया कि ये अनुच्छेद इसके अंतर्गत आएगा। जैसे में अनुच्छेद 19 के तहत भारत में सभी व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार है। सभी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। और अनुच्छेद 1 जो आपका फर्स्ट अनुच्छेद बनाया गया, सबसे पहले लिखा गया भारत राज्यों का संघ है, राज्यों के बिना भारत कुछ नहीं है, भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में लिखा गया। अगर आपके एग्जाम में पूछ दे अनुच्छेद 1 का संबंध किससे है, तो भारत राज्यों का संघ है। क्लियर। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, आप आते हैं हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? वित्त आयोग से कौन सा संविधान संबंधित
संबंधित है? तो ये आपका अनुच्छेद जो 280 है यह वित्त आयोग से संबंधित है। ठीक है, क्लियर कर लीजिए, वित्त आयोग से कौन सा संबंधित है? 280। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल क्या बनेगा वो भी देख लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। अनुच्छेद या धारा भी कह सकते हैं, अनुच्छेद 370। अनुच्छेद जो 370 है यह किससे संबंधित है? अनुच्छेद 370 यह आपका किससे संबंधित है? काफी इंपोर्टेंट है। अनुच्छेद 370 यह आपका किससे संबंधित है? काफी इंपोर्टेंट सवाल है। तो यह आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित है ना। मोदी जी ने 370 धारा लागू किया था, इसमें बहुत सारे गाने भी निकल चुके हैं। 370 धारा किससे संबंधित है? तो ये जम्मू कश्मीर पर लगाया गया था। ठीक है ना, ये सभी को पता होगा, आप इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपोर्टेंट, काफी सिलेक्टेड, काफी बीबीआई प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। 3 नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है, देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सा देश BRICS का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश BRICS का एक सदस्य नहीं है? तो यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं हम लोग, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे में ब्राजील इसका सदस्य हो जाएगा, ब्राजील हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका, चीन हो जाएगा, लेकिन 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 अर्जेंटीना इसका सदस्य नहीं है। इसका सदस्य के पूरे के नाम हम लोग बात करें तो इसका पहला सदस्य आपका ब्राजील हो जाएगा, शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं BR। शॉर्ट में हम लोग ब्राजील को क्या लिखते हैं? BR हो गया। इसका दूसरा सदस्य की बात करेंगे तो रूस हो जाएगा, RU लिखते हैं। फिर आपका इंडिया हो जाएगा, हमारा भारत देश हो जाएगा। उसके बाद चीन इसका सदस्य है, इसके बाद दक्षिण अफ्रीका इसका सदस्य है। टोटल आपका 5 BRICS का सदस्य है, लेकिन अर्जेंटीना इसका सदस्य नहीं है। पूरे देश में कहीं कहीं बनाया जाता है कि हम पांचों देश मिले रहेंगे, ऐसा होता है। ठीक है ना, उसमें अर्जेंटीना नहीं है, ये सारा देश हमारा इसमें शामिल है। ठीक है, चलिए। तो इससे संबंधित जो प्रश्न पूछेगा मात्र यही पूछेगा, इससे ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है ना, तो चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, 4 नंबर सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट, काफी सिलेक्टेड एवं बीबीआई प्रश्न है। ये सवाल आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि ये सवाल जो है SSCGD का जान है। SSCGD में काफी बार ये सवाल पूछा गया है, और अभी तक मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मोस्ट हैम्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। ठीक है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इतना मेहनत मैं आप लोगों के लिए ही करता हूँ, अपना बड़ा भाई समझकर। ठीक है, मैं मतलब आपको छोटा भाई समझता हूँ, आप मुझे बड़ा भाई समझकर इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर कीजिए। यह चैनल आपको कभी धोखा नहीं देगा। यहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चन बताया जाएगा वो काफी जेन्युइन क्वेश्चन रहेगा, आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको रोजाना SSCGD का क्लास मिलेगा। और एक बहुत बड़ी बात है कि अभी तक आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ज्वाइन भी कर लीजिए, क्योंकि आपके भैया का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर PDF जो भी क्लास होता है सबसे पहले आपको वहीं पर डाला जाता है। तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा है, फिलहाल आपका इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है, क्योंकि क्लास पहले इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो इस नंबर का फिलहाल स्क्रीनशॉट लेकर जब फ्री हो जाए, जब क्लास देख लें, तो इस पर आपको SSCGD लिखकर मैसेज करना है। क्या लिखकर मैसेज करना है? SSCGD लिखकर मैसेज करना है। समझ गए बात को? SSCGD लिखकर मैसेज करना है। उसके बाद आपके पास ग्रुप का लिंक जाएगा, लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। क्लियर हो गया? आप चलिए अब समझ लेते हैं हम लोग। जुड़िए चाहे ना जुड़िए, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेंगे फिर भी आपको ऐसे क्लास पता चलते रहेगा। ठीक है, तो देखिए, भारत में जो योजना आयोग है वह किस वर्ष समाप्त किया गया था? भारत में योजना आयोग को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? तो याद रखिएगा, योजना आयोग को आपको 2014 ईस्वी में समाप्त किया गया था। योजना आयोग को कब समाप्त कर दिया गया था? 2014 ईस्वी में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था। लेकिन 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 जो मुख्य बात है, कभी कभी पूछ देता है कि योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? योजना आयोग का स्थापना जो हुआ था, याद रखिएगा, 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का स्थापना हुआ था। 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। याद रखिएगा, जो इसका अध्यक्ष होता है, इसका अध्यक्ष जो होता है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। फिर से हम लोग क्लियर करते हैं, योजना आयोग सबसे पहले स्टार्ट किया गया 15 मार्च 1950 ईस्वी में, भारत सरकार द्वारा बनाया गया योजना था, जो कि 2014 ईस्वी तक चला। इसको 2014 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया, इसको 2014 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया, इसका बात खत्म। अब इसके बारे में आगे चल लेते हैं। इसी को हम लोग योजना आयोग का नाम बदलकर फिर से 1 जनवरी 2015 ईस्वी को
1 जनवरी 2015 ईस्वी को, 2014 में तो इसको बंद कर दिया गया, योजना आयोग को बंद कर दिया गया, लेकिन इसी योजना आयोग का नाम चेंज करके 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग बना दिया गया। क्या बना दिया गया? नीति आयोग बना दिया गया। इसी योजना का नाम चेंज करके 1 जनवरी 2015 ईस्वी को क्या नाम रख दिया गया? नीति आयोग रख दिया गया। आपके एग्जाम में यह भी सवाल बनता है कि नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग का स्थापना हुआ था। क्लियर है? चलिए, और आप लोग भी जवाब देते जाइएगा, ठीक है ना। सही जवाब करने वाले बिल्कुल अच्छे हैं। 20 क्वेश्चन इसमें जीके के करवाएंगे, मैथ हिंदी सभी का करवाएंगे। तो पहले जीके में से 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन सही करने का कोशिश कीजिए। ये 10 क्वेश्चन आपका जीवन बदल के रख देगा, ठीक है। इस बार का वर्दी हम आपके नाम करेंगे, काफी सिलेक्टेड प्रश्न आपको देंगे, ठीक है। चलिए, इको फ्रेंडली गणेश मूर्ति किस समस्या से संबंधित है? इको फ्रेंडली जो गणेश मूर्ति है वह किस समस्या से संबंधित है? ये आपका करंट अफेयर्स से सवाल है, तो इसको देख लीजिएगा। यह जो आपका है इको फ्रेंडली गणेश जो मूर्ति है ये जो है जल में मिलाया जाता है, ठीक है ना। तो ये जल प्रदूषण से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? जल प्रदूषण से संबंधित है। या किस समस्या से संबंधित है? जल प्रदूषण से संबंधित है। बिल्कुल सिंपल है। इससे ज्यादा आपका प्रश्न नहीं पूछेगा तो कोई टेंशन की बात नहीं, इससे ज्यादा आपका तो प्रश्न पूछेगा नहीं। तो ये सिर्फ याद रखिएगा, इको फ्रेंडली गणेश मूर्ति किस समस्या से संबंधित है? जल प्रदूषण से संबंधित है, ठीक है। चलिए, आपका 6 नंबर सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, जिसको हम लोग सुंदरवन नाम से भी जानते हैं, सुंदरवन डेल्टा भी कहते हैं। इसी को हम लोग गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को क्या कहते हैं? सुंदरवन डेल्टा भी कहते हैं। आप याद रखिएगा, कभी कभी आपके एग्जाम में दे देता है सुंदरवन डेल्टा कहाँ है, काफी इंपोर्टेंट है। सुंदरवन जो डेल्टा है आपका, यह पश्चिम बंगाल में, ये कहां में है आपका? पश्चिम बंगाल में है, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। यह भारत से लेकर बांग्लादेश तक फैला हुआ है। जो ये सुंदरवन डेल्टा है यह भारत से लेकर बांग्लादेश तक फैला हुआ है। यहाँ पर आपका इंपोर्टेंट सवाल है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, जिसको हम लोग सुंदरवन डेल्टा भी कहा जाता है, ठीक है ना। काफी इंपोर्टेंट है। अब नील और अमेजन दिया है तो नील डेल्टा तो अलग हो जाएगा। ऐसा भारत की सबसे लंबी नदी आपका नील नदी आता है, ठीक है। चलिए, आपका 7 नंबर सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? काफी इंपोर्टेंट वीवीआई प्रश्न है। भारत में हरित क्रांति का जनक, जिसको हम लोग इंग्लिश में कभी कभी दे देता है ग्रीन रेवोल्यूशन, आपको हिंदी में ही लिखा रहेगा ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या लिखा रहेगा? ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक किसे कहा जाता है, या हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति क्या है पहले क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ज्यादा ऐसे ठीक रहेगा अगर आप क्लियर कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, तो ऐसा एक भी प्रश्न नहीं बनेगा, मतलब ऐसा एक भी प्रश्न नहीं बचेगा जो आपको याद ना हो, ठीक है। चलिए, देख लीजिए, ये हरित क्रांति जो है भारत में, मान लीजिए कि जब भारत देश आजाद हुआ था तो उस समय बहुत कम खेती किया करते थे लोग, ठीक है ना। तो ये हरित क्रांति जो लगभग दशक में बताते हैं 1965 से 66 में, 1965 में 66 में ये एक तरफ से कह सकते हैं बनाया गया। हरित क्रांति जो आया उस समय सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा था, उस समय खेती बहुत ज्यादा बढ़ा था, उस समय खेती बहुत अधिक मात्रा में होने लगा था, ठीक है। फसल फसल यानी और सबसे ज्यादा कौन सा हुआ था? ऐसे सबसे ज्यादा इसमें जो हरित क्रांति हुआ था, इसमें सबसे ज्यादा गेहूं फसल का उत्पादन हुआ था। किस फसल का उत्पादन हुआ था? गेहूं फसल का उत्पादन हुआ था 1965 से 66 ईस्वी में। और जो भारत में हरित क्रांति के जनक है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है। और यहाँ पर पूछता है आपके एग्जाम में, जैसे विश्व में पूछ देगा कि ये तो भारत में ये थे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, लेकिन जो पूरा विश्व में पूछेगा कि विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाते हैं। जिस प्रकार से आपका हरित क्रांति है उसी प्रकार से आपका श्वेत क्रांति भी बनाया गया था। क्या बनाया गया था? श्वेत क्रांति। जब श्वेत क्रांति आया तो दूध का सबसे ज्यादा उत्पादन आया। श्वेत क्रांति का संबंध पूछता है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो दूध से है। नीली क्रांति का संबंध किससे, तो याद रखिएगा नीली क्रांति का जो संबंध है आपका, नीली क्रांति का जो संबंध है आपका वो किससे हो जाएगा, बताइए। नीली क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? जैसे श्वेत क्रांति हो गया, हरित क्रांति हो गया, उसी प्रकार से आपका नीली क्रांति है वो आपका हो जाएगा मत्स्य पालन से। क्या हो जाएगा? मत्स्य पालन यानी मछली उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध है। चलिए,
आपका अगला प्रश्न है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट, काफी सिलेक्टेड प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। मेक इन इंडिया अभियान का शुरुआत भारत में किस वर्ष हुआ था? जैसे में मेक इन इंडिया जो सरकार का एक कार्यक्रम है, इस पर जो लोगो बनाया गया है, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये करंट अफेयर से सवाल है। मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम है उस पर किसका लोगो है? किसका लोगो है? जो लोगो है उस पर किसका चिन्ह है? तो शेर का है। किसका है? शेर का है। और ये पूछ रहा है कि इसका शुरुआत कब हुआ था, तो ये भी हम लोग जान लेते हैं। इसका शुरुआत जो हुआ था 2014 ईस्वी को। अगर इसके पूरी डेट की बात करेंगे तो याद रखिएगा, पूरी डेट हो जाएगा 25 सितंबर। इसकी पूरी डेट क्या हो जाएगा? 25 सितंबर। 25 सितंबर को क्या हुआ था? 25 सितंबर को क्या हुआ था? याद रखिएगा, 25 सितंबर 2014 ईस्वी को मेक इन इंडिया अभियान का शुरुआत किया गया था, जिसपे शेर का लोगो बनाया गया था। ठीक है, क्लियर हो गया? जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट, काफी सिलेक्टेड एवं वीवीआई प्रश्न है, आप इसको देख लीजिएगा। अगला जो प्रश्न आ रहा है आप उसको रट कर रहिएगा, क्योंकि जो प्रश्न है सौर मंडल से संबंधित, यानी पूरा जो अगला प्रश्न है वो सौर मंडल से संबंधित है, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट सवाल है। ओजोन परत मुक्त वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? जो ओजोन परत पाई जाती है वो वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? काफी इंपोर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। ये आपका पाया जाता है सप्ताप मंडल में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? सप्ताप मंडल पर पाया जाता है। जो सूर्य की किरणों को, जो सूर्य का पराबैंगनी किरण होता है, जो हानिकारक पराबैंगनी किरण होता है, वो उसको अवशोषित करता है ओजोन परत। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए अगला प्रश्न जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आ सकता है। और एक बार कमेंट में बताइएगा आपको क्लास कैसा लग रहा है, दिल और दिमाग लगाकर। ठीक है, देखिए, हम्बली 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 मतलब ईमानदारी पूर्वक आप कमेंट में कर बताइए आपको मेरा क्लास कैसा लग रहा है, एक बार। ठीक है ना? एक बार जरूर बताइए, ताकि मैं अगली बार से और कोशिश करूं आपको समझाने का। ठीक है, तो एक बार मोस्ट हम्बली हम्बली कमेंट कीजिएगा आपको क्लास कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? याद रखिएगा, वो आपका डॉल्फिन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डॉल्फिन हो जाएगा। ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सभी बच्चे को पता है, कमेंट में फटाफट जवाब देंगे। लेकिन ये तो सभी को पता है, लेकिन अभी जो बताएंगे वो किसी को नहीं पता होगा। ठीक है, देख लीजिए, भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है उसको कब घोषित किया गया, मतलब भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन कब बनाया गया? कब बनाया गया? हाँ, तो ये काफी इंपोर्टेंट सवाल है, देख लीजिएगा। 2009 ईस्वी में। कब बनाया गया? 2009 ईस्वी में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन को घोषित किया गया। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन है, 2009 ईस्वी में। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, आपका 11 नंबर सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, वो काफी वीवीआई प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। डुरंड रेखा भारत को किस देश से अलग करता है? डुरंड जो रेखा है वो भारत को किस देश से अलग करता है? तो याद रखिएगा, जो डुरंड रेखा है वो भारत को किस देश से अलग करता है? काफी इंपोर्टेंट है, ऐसा सवाल आपके एसएससी जीडी में पूछा जाता है एवं काफी इंपोर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो जो डुरंड रेखा यह भारत और अफगानिस्तान को अलग करता है। किसको अलग करता है? भारत और अफगानिस्तान, हाँ, वही आपका अलग करता है। जो यह रेखा बनाया गया था, जो यह रेखा खींचा गया था, यह रेखा खींचा गया था 1893 ईस्वी में। याद रखिएगा, डुरंड रेखा कब खींचा गया था? तो 1893 ईस्वी में भारत और अफगानिस्तान के बीच खींचा गया था। अब पाकिस्तान के पूछेगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच बताओ, जो हमारा बेटा है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा है? भारत और पाकिस्तान के बीच आपका रेड क्लिफ रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा? रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा? रेड क्लिफ रेखा। आप इसको याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा? रेड क्लिफ रेखा। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट, काफी वीवीआई, काफी इंपोर्टेंट सवाल है जो कि आपके एसएससी जीडी में पूछा जा सकता है। ऐसे भारत और श्रीलंका को भी याद रख लेना है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा रेखा होता है बताइए तो कमेंट में। भारत और चीन के बीच मैक मोहर रेखा होता है। भारत और चीन के बीच कौन सा रेखा होता है? मैक मोहर रेखा, जो भारत और चीन को अलग करता है। आपका 12 नंबर सवाल है वो काफी इंपोर्टेंट सवाल है, आप इसको रट जाइएगा। ठीक है, कि भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील झील कौन सा है? तो जो भारत में सबसे बड़े खारे पानी का झील है, और खारे पानी को कभी कभी लैगून झील भी पूछता है। क्या पूछता है? लैगून झील। एक मिनट, सारा को क्लियर कर लेते हैं। हाँ, हाँ,
कभी कभी खारे पानी को हम लोग खारे पानी को झील को लैगून झील भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैगून झील। मान लीजिए कि लैगून झील पूछेगा तो आप तो कहेंगे कि ये तो पढ़ाई नहीं हुआ है, तो इसलिए हम आपको क्लियर कर दे। अगर भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील पूछे या भारत का सबसे बड़ा लैगून झील पूछे, दोनों एक ही सवाल है। इसका जो राइट आंसर होगा खारे पानी का झील, वो आपका कौन सा हो जाएगा? चिल्का झील हो जाएगा। और ये कहाँ में है ये भी क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि काफी इंपोर्टेंट है। अगर ये नहीं क्लियर रहता है तो याद करने का कोई फायदा नहीं है। भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील चिल्का झील, जो कि आपका कहाँ में है? ये आपका ओडिशा में है। क्लियर कीजिएगा कॉन्सेप्ट को, ठीक है। चलिए, और भारत का सबसे बड़ा, ये तो खारे पानी का हो गया। अगर मीठे पानी का पूछ रहे तो वो आपका होता है बुल्लट झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील बुल्लट झील है, जो कि कहाँ में आपका पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में आपका क्या है? भारत के सबसे बड़े खारे पानी का झील है। भारत का सबसे बड़े खारे पानी का झील कौन सा है? बुल्लट झील है। आप उसको याद रखिएगा। मीठे ऊपर भारत के सबसे बड़े खारे पानी का झील जो है वो चिल्का झील है, और मीठे पानी का झील कौन सा है? बुल्लट झील है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं रहना चाहिए। चलिए, अगला जो सवाल है 13 नंबर सवाल है, जो कि आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काफी इंपोर्टेंट सवाल है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, जो आपका आरबीआई का मुख्यालय बनाया गया है, वो आपका सबसे पहले आरबीआई के बारे में कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देते, उसके बाद इसका मुख्यालय को हम लोग देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आरबीआई, जिसका पूरा नाम होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। आरबीआई जो है उसका पूरा नाम सबसे पहले जान ले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। यह एक प्रकार का बैंक है जहां पर नोट छापने का काम किया जाता है। जिससे आप सामान खरीदते हो, जो आपके पास नोट रहता है, वह यही बैंक छापता है, आरबीआई। कौन छापता है? आरबीआई छापता है। इसका जो स्थापना किया गया था, मतलब आरबीआई का स्थापना कब किया गया था, उसको बनाया कब गया था? याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में आपका आरबीआई का स्थापना किया गया था। क्लियर हो गया? आरबीआई का स्थापना पूछेगा कि आरबीआई का स्थापना कब किया गया था? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। और इसका राष्ट्रीयकरण भी कभी कभी पूछ जाता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो याद रखिएगा 1949 ईस्वी में आपका आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? आप चलिए, अब यहाँ पर इसका मुख्यालय के भी बारे में बात करें तो मुख्यालय इसका बंबई में है। कहाँ है? पहले इसका मुख्यालय दूसरा था, लेकिन फिर स्थानांतरित करके फिर चेंज करके क्या कर दिया गया? मुंबई कर दिया गया। कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, 14 नंबर आपका सवाल है, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट, काफी वीवीआई प्रश्न है। नीति आयोग का पहला अध्यक्ष कौन होता है? अभी हम आपको ऊपर क्लियर कर दिए थे। नीति आयोग या योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन सा होता है? वो आपका प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री होते हैं। इसका जो अध्यक्ष बनाया जाता है, किसको बनाया जाता है? प्रधानमंत्री को बनाया जाता है। यानी डी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, आपका 15 नंबर सवाल है, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? काफी इंपोर्टेंट सवाल है। भारत में जो पहली जनगणना आपका किया गया था, वो किया गया था 1872 ईस्वी में। एक मिनट, भारत में पहली बार जो जनगणना किया गया था, वह किया गया था 1872 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? तो यह आपका हुआ था लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में आपका भारत में पहली बार जनगणना किया गया था। भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत में पहली बार जनगणना किया गया था। ठीक है, और जो जनगणना होता है आपका 10 वर्षों पर होता है। जनगणना आपका कितना वर्षों पर होता है? 10 वर्षों पर होता है। अब पूर्ण रूप से जनगणना पूछ देगा 1872 में, जिसमें तो शुरुआत हो गया था, लेकिन पूरा अच्छा ढंग से जनगणना कब हुआ था? 1881। कभी कभी ये भी पूछता है कि भारत में पूर्ण रूप से जनगणना कब हुआ था? 1881 ईस्वी में। ठीक है, चलिए, आपका अगला सवाल है 15। 15 हो गया। 16 नंबर आपका सवाल है। अच्छा, 16 नहीं है क्या? 16 नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलिए, आ जाइए, 17 नंबर आपका सवाल है, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट, काफी बीबीआई प्रश्न है। कावेरी जल विवाद किन राज्यों से संबंधित है? ये जो करंट अफेयर से सवाल है, जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। कावेरी जल विवाद किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा, ये आपका कर्नाटक और तमिलनाडु से संबंधित है। हम आपको इतना इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये सब एसएससी जीडी वाले संबंधित प्रश्न है। ठीक है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों से संबंधित है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु से संबंधित है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसमें केरल और पांडुचेरी भी शामिल है। ठीक है, लेकिन हाल फिलहाल में कर्नाटक और तमिलनाडु में इससे संबंधित है जल विवाद, कावेरी जल विवाद। ठीक है, चलिए, इसे ज्यादा सवाल नहीं पूछेगा, वही अगर पूछेगा तो वही पूछेगा, नहीं पूछेगा तो उससे नहीं पूछेगा। ठीक है, जो भारत का राष्ट्रीय खेल है उसे कम बनाया जाता है। ये तो सिंपल पूछ लिया है ना। अब इससे हम इंपोर्टेंट सवाल बताते हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले, भारत का राष्ट्रीय खेल, मैंने पहले आपको क्लियर कर दे कि एसएससी जीडी में खेल एक टॉपिक है। खेल एक क्या है? टॉपिक है, जिसमें आपका प्रश्न पूछा जाता है। जैसे
ऐसे में खेल से क्या क्या प्रश्न पूछेगा, ये तो पहला आपका सिंपल हो गया, हॉकी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी को पता है। आप समझिए जो इंपॉर्टेंट सवाल बचेगा। सबसे पहले भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया, सबसे पहले ये पूछेगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस किससे मनाया जाता है, तो याद रखिएगा खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को आपका खेल दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को आपका क्या मनाया जाता है, खेल दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में पूछेगा खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को आपका खेल दिवस मनाया जाता है। अब इंपॉर्टेंट सवाल, हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, सबसे ज्यादा खिलाड़ी किस खेल में होते हैं, ये सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में। तो एक ट्रिक आपको बताते हैं, एचसीएफ में टोटल कितना खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी। अब तो आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, आप देखिए मेरा ट्रिक समझिए। एचसीएफ में टोटल 11 खिलाड़ी, आपको इतना याद रखना है। एच से क्या हो जाएगा, हॉकी हो जाएगा। एच से क्या हो जाएगा, हॉकी। हॉकी में कितना खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी। किसी से क्रिकेट कितना खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी। एफ से फुटबॉल कितना खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी। ये तीनों में आपका एचसीएफ, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल में तीनों में कितना आपका खिलाड़ी होता है, 11 खिलाड़ी होता है। क्लियर बात को, चलिए अगला प्रश्न जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जो खिलाड़ी होता है किस खेल में होता है, तो वो आपका एक रग्बी फुटबॉल होता है। क्या होता है, रग्बी फुटबॉल होता है। रग्बी फुटबॉल जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें सबसे ज्यादा खिलाड़ी आपका होता है, ठीक है। 15 लगभग में 15 खिलाड़ी उसमें होता है। चलिए अगला सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसरो का स्थापना किस वर्ष हुआ था। इसरो का जो स्थापना हुआ था आपका, याद रखिएगा, इसरो का पूरा नाम जो आपका होता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन होता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन होता है। इसका स्थापना की बात करेंगे तो याद रखिएगा 1969 ईस्वी। अगर पूरी डेट की बात करेंगे तो 15 अगस्त 1969 ईस्वी को आपका इसका स्थापना हुआ था। 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसरो का स्थापना हुआ था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का स्थापना कब हुआ था, 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। क्लियर, कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए, ये सब सारे इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। चलिए 20 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको सबसे फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन में क्लियर किए थे। संविधान सभा के 2 अध्यक्ष बनाए गए थे। जब पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हो रहा था, उसमें 2 अध्यक्ष बनाए गए थे। एक आपका अस्थायी अध्यक्ष, परमानेंट अध्यक्ष, और एक आपका दूसरा जो अस्थायी अध्यक्ष थे। वो पूछ रहा है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन होता, तो अस्थायी अध्यक्ष पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो अस्थायी अध्यक्ष आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष आपका कौन हो जाएंगे, सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। और भीमराव अंबेडकर आपका संविधान सभा के क्या हो जाएंगे, जनक हो जाएंगे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है। ये सारे ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में आ सकता है। अब यहाँ पर हम लोग हिंदी के 20 क्वेश्चन को क्लियर, सॉरी, जीके जीएस से हम लोग 20 क्वेश्चन को क्लियर कर चुके हैं। कितना सही किए कमेंट में जरूर बताइए। अब इसके बाद हम लोग किसको स्टार्ट करते हैं, हिंदी को स्टार्ट करते हैं। हिंदी जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एसएससी जीडी 2026 हिंदी 20 प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। एकदम सिलेक्टेड एवं वीवीआई प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम के लिए है, ठीक है। तो देखिए आज का जो पहला प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, अतिथि देवो भव कौन सा समास है। समास से आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है अतिथि देवो भव। इसमें कौन सा समास है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग बताइएगा। अतिथि देवो भव, इसमें कौन सा समास हो जाएगा, तो अतिथि देवो भव। इसमें जो समास होगा, इसमें जो समास होगा वह आपका होगा अभिभाव समास हो जाएगा। कैसे होगा, अब यहाँ पर बारी बारी से हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले आपका आता है द्वंद्व समास। क्या आता है, द्वंद्व समास, तो जिसमें योजक चिन्ह रहता है। जैसे हम एग्जाम्पल में अगर समझाना चाहे तो माता, एक में माला लिखा रहा है, सॉरी एक मिनट, यहाँ एक कौमा माता कौमा पिता, माता बीच में आपका हिलांत है तो ये आपका माता पिता। ये वाला जिसमें रहेगा बीच में योजक चिन्ह वो आपका द्वंद्व समास। क्लियर। तत्पुरुष क्या होता है, जिसमें दोनों शब्द प्रधान हो। जैसे विद्या प्लस में आले, तो विद्या का भी अर्थ हो रहा है, आले का भी अर्थ हो रहा है घर मंदिर। तो जिसमें दोनों शब्द प्रधान हो उसको तत्पुरुष कहते हैं। बहुब्रीही जिसमें भगवान का नाम है, जैसे में शंकर जी पूजते, महादेव जी पूजते, चक्रपाणी पूजते, ये सब किसके अंतर्गत आता है, बहुब्रीही के अंतर्गत आता है। अभिभाव में क्या होता है, जिसमें हम लोग भाव प्रकट करें। जैसे में अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव का जो कभी कभी अर्थ पूछ देता है, तो अतिथि देवो भव का अर्थ होता है अतिथि भगवान के समान होते हैं। इसमें एक भाव है तो ये आपका क्या हो जाएगा, जिसमें भाव प्रकट करने को मिले, ठीक है, अभिभाव समास। जैसे में वह लड़का बहुत ही सुंदर, इसमें भी भाव का प्रकट हो रहा है, तो ऐसे आपका, ठीक है, अभिभाव समास। अगर हमको सिर्फ समझना है, ऐसा परिभाषा होता नहीं है, लेकिन हम सिर्फ आपको समझाना चाह रहे हैं कि आप इस प्रकार से इसको पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो एक प्रश्न आपका क्लियर हो गया। चलिए
आप कोशिश कीजिए कि आपका कितना हिंदी में कम से कम 15 सही हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि एकदम इजी लेवल का प्रश्न यहाँ पर लिया गया है, ठीक है। तो देखिए आ जाइए, जो दिखा ना दे उसके लिए एक शब्द क्या है, जो दिखाई ना दे उसके लिए एक शब्द हम लोग क्या बोलेंगे, अदृश्य बोलेंगे। जो चीज नहीं दिखाई देगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अदृश्य बोलेंगे। ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो चीज दिखाई ना दे उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा, ठीक है। जो चीज नहीं दिखाई दे उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इजी सवाल है, आप इसको देख लीजिएगा। चलिए हम लोग थोड़ा फटाफट करेंगे, ठीक है। मैथ भी हमको करना है, रीजनिंग भी करना है। निर शब्द का पर्यायवाची नहीं है, इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो निर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो निर मतलब पानी होता है, निर मतलब क्या होता है, पहले क्लियर कर दे। निर मतलब पानी होता है, तो जल हो जाएगा, पानी हो जाएगा, तो ही हो जाएगा। लेकिन आपका निर का पर्यायवाची नहीं होगा, अग्नि नहीं होगा। उल्टा शब्द पूछता तो भले, विपरीतार्थक शब्द पूछता तो भले आपका अग्नि एक तरफ से हो सकता था, लेकिन 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 पर्यायवाची का मतलब क्या होता है, उसका समान अर्थ। जैसे में नील, नीर का जल, पानी, तो ये सब हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन जल, अग्नि नहीं बोल सकते, ठीक है। चलिए, आपका 4 नंबर सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट, काफी सवाल इंपॉर्टेंट है। मुहावरे से पूछा गया है, मुंह में पानी आना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। मुंह में पानी आना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, लालच आना। ये सही बात है, मुंह में पानी आना मतलब लालच आना। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं वो यकीनन, विश्वास रखिए, ये प्रश्न आपकी एग्जाम में काम आएंगे, ठीक है। तो चलिए 5 नंबर आपका सवाल है, वह लड़का दौड़ रहा है, इसमें कौन सा काल है। वह लड़का दौड़ रहा है मतलब अभी दौड़ रहा है, वर्तमान काल में दौड़ रहा है, मतलब दौड़ ही रहा है अभी, वर्तमान जो समय अभी चल रहा है, मतलब दौड़ रहा है, अभी दौड़ रहा है। तो यह कौन सा काल हो जाएगा, वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए, आपका 6 नंबर सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट, काफी वीवीआई प्रश्न है। दिन रात में कौन सा समास है, दिन रात आपका कौन सा समास होता है, काफी इंपोर्टेंट है। तो दिन रात आपका, अभी आपको ऊपर बताया था कि जिसमें आपका योजक चिन्ह लगा रहे, बीच में आपका वो लगा है योजक चिन्ह, वो इसको हम लोग योजक चिन्ह बोलते हैं। बीच वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह बोलते हैं। ये जिसमें लगा रहेगा, ये जिसमें लगा रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्वंद्व समास। वो किसके अंतर्गत आता है, द्वंद्व समास आता है। चलिए, 7 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जो पढ़ा लिखा ना हो उसके लिए एक शब्द में क्या होगा, जो पढ़ा लिखा ना हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बताइए तो फटाफट बताइए। जो पढ़ा लिखा ना हो, जो पढ़ा लिखा ना हो तो उसको अशिक्षित बोलेंगे, बिल्कुल है। ये भी एक शब्द में हम लोग बोल सकते हैं। अज्ञानी भी उसको बोल सकते हैं, निरीक्षर भी बोल सकते हैं, अपठित भी बोल सकते हैं। ये सारे प्रश्न हम उसको बोल सकते हैं, लेकिन 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 हालांकि इसमें सभी आपका सही है, तो ये आपका सभी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इनमें से ऐसे कोई नहीं, चाहे सभी रहना चाहिए था ऑप्शन में, ठीक है। तो जाओ ना तो। आपका 8 नंबर सवाल है कि साहस का विलोम क्या होगा, साहस का विलोम क्या होगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप इसको याद रखिएगा। साहस मतलब एक प्रकार से बहुत बहादुरी का काम, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कायरता हो जाएगा। साहस का काम करे उसका उल्टा क्या हो जाएगा, कायरता हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए 9 नंबर आपका सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट, काफी वीवीआई प्रश्न है। राम ने रावण को मारा, इसमें कर्ता कौन होगा। तो ये आपको चिन्ह विभक्ति चिन्ह याद करना पड़ता है। कर्ता ने, कर्म को, तो कर्ता ने, राम ने, कर्ता ने, ऐसे होता है तो राम ने यहाँ पर हो जाएगा। कर्ता इसमें कौन हो जाएगा, राम हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है 9 नंबर सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर आपका, अच्छा 9 नंबर हो गया ना, राम ने रावण को मारा, कर्ता ने, तो ये ऐसे हम लोग पकड़ते हैं। नील गगन में विशेषण कौन सा है, ठीक है। नील गगन में आपका विशेषण कौन सा हो जाएगा, नील गगन। गगन ये बता रहा है, गगन को बता रहा है कि नीला इसका विशेषता बता रहा है, तो इसका विशेषण कौन सा हो जाएगा, नील हो जाएगा। ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए, 11 नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट, काफी वीवीआई प्रश्न है। नैनो में बसे हो तुम, इसमें रस क्या है। नैनो में बसे हो तुम, इसमें रस कौन सा है, तो इसमें रस आपका श्रृंगार आ जाएगा। एक कभी कभी एक पद, कभी कभी क्या कविता से भी एक दो प्रश्न ले लेता है, जो कि ये वाला आप देख सकते हैं। चलिए,
12 नंबर आपका सवाल है, भारत मेरा देश है, इसमें संज्ञा कौन सा है? भारत मेरा देश है, इसमें संज्ञा कौन सा है? तो इसमें भारत देश क्या हो जाएगा? एक संज्ञा हो जाएगा। भारत एक प्रकार का क्या है? संज्ञा है। वो भी आपका कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आप इसको याद रखिएगा। 13 नंबर सवाल है आपके लिए, काफी इंपोर्टेंट, काफी वीवीआई सवाल है, जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है, कि जो कभी न मरे उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? को जो कभी न मरे, जो कभी न मरे उसके लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? अमर हो जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल फटाफट हम लोग करेंगे, आप लोग भी जवाब दीजिएगा कमेंट में जो प्रश्न आपको आए, ठीक है। हाथ पीले करना का अर्थ क्या होता है? हाथ पीला करना का अर्थ क्या होता है? हाथ पीला कर लिया बाबू, मतलब समझ सकता है, समझ सकता है, समझ सकता है, शादी विवाह करना। क्या हो जाएगा? शादी विवाह करना। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होना। हाथ पीला करना मतलब शादी करना। चलिए, 15 नंबर आपका सवाल है, काफी इंपोर्टेंट है। वह किताब पढ़ चुका है, इसमें कौन सा काल है? तो पूर्ण भूतकाल है। वह किताब पढ़ चुका है, पता नहीं है वो कब पढ़ चुका है, पूर्ण मतलब बीत गया समय, पढ़, देखिए वो काम को पूर्ण भी कर लिया, मतलब पूरा कर लिया, पढ़ चुका है मतलब पूरा पढ़ लिया, तो पूर्ण भूतकाल, पढ़ चुका है मतलब पहले पढ़ चुका है, बीत गया समय, तो सी ऑप्शन। इस प्रकार से आप इसको पकड़ सकते हैं, ठीक है ना। टेंशन लेने की बात नहीं है, आप हमसे पढ़ाई कर रहे हैं, सारा सवाल आएगा, ठीक है। सूर्य अस्त हो गया, इसमें कौन सा क्रिया? सूर्य अस्त हो गया, इसमें कौन सा क्रिया है? तो अस्त हो गया। क्रिया का मतलब क्या होता है? काम, होना, होना एक प्रकार का काम है, हो गया। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 17 नंबर आपका सवाल है, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। पर्वत जैसी दृढ़ता में कौन सा अलंकार है? पर्वत जैसी दृढ़ता में आपका कौन सा अलंकार है? याद रखिएगा, पर्वत जैसी दृढ़ता में आपका उपमा अलंकार। एक मिनट, आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल, सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। अत्यधिक वर्षा में कौन सा उपसर्ग होगा? अत्यधिक वर्षा में कौन सा उपसर्ग होगा? उपसर्ग का मतलब शब्द के आगे लगने वाला शब्द, और प्रत्यय का मतलब पीछे लगने वाला शब्द। तो अत्य प्लस अधिक, अत्य प्लस अधिक, तो अत्य हो जाएगा और प्लस में अधिक, ये अत्य आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 19 नंबर सवाल है, काफी इंपोर्टेंट है, आप इसको रट जाइएगा, देख लीजिएगा, वीवीआई प्रश्न है। जो दूसरों का भला करे उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो दूसरों का भला करे उसको एक शब्द में हम लोग क्या बोलेंगे? परोपकारी बोलेंगे। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो दूसरों का भला करे उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे? परोपकारी बोलेंगे। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। काफी वीवीआई प्रश्न है। 20 नंबर आपका सवाल है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। राम और श्याम मित्र है, इसमें कौन सा समास है? राम और श्याम मित्र है, इसमें कौन सा समास है? काफी इंपोर्टेंट है। तो इसमें आपका कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। क्लियर कर लीजिए, राम और श्याम मित्र है, इसमें कौन सा समास हो जाएगा? बीच में आपका हेलंत का चिन्ह आएगा, राम और श्याम आएगा ना बीच में, हेलंत नहीं, इसको योजक चिन्ह बोलते हैं। तो आपका कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। हिंदी के यहाँ पर हम लोग 20 प्रश्न को क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग किसको देखेंगे? थोड़ा रीजनिंग के प्रश्न को देख लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। यह जो पेपर लाए हैं, आपका पिछले साल का पेपर ले लिए हैं रीजनिंग का, क्योंकि लेवल आपको पता चले कि हाँ, इस लेवल का अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके एग्जाम में आ सकता है। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं, शायद आपको थोड़ा धुंधला दिखे, लेकिन आप लोग समझिएगा, थोड़ा हम लोग को समझना है, क्योंकि पढ़ाई करना है तो कैसे भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये आपका लिखा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए। आपका क्या बोलते हैं ये आपका रीजनिंग से, एक आपका क्या किससे सवाल है? रीजनिंग से। थोड़ा लाल कर लेते हैं, ठीक है, लाल कर लेते हैं हम। ये आपका रीजनिंग से सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर दिया हुआ है कि उस दर्पण की में छवि का सर्वाधिक मेल खाता है। जैसे में ACE अल्फाबेट का लेटर है, इसको दर्पण में देखने पर, ACE, इसको दर्पण में हम लोग ऐनक में देखेंगे तो किस रूप में दिखाई देगा? ऐसे दिखाई देगा, या ऐसे दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा। तो आपको सभी को पता है कि जो दर्पण होता है उसमें अल्फाबेट का लेटर उल्टा दिखाई देता है। तो जो सी पीछे है वो आपको आगे दिखाई देगा। कहाँ दिखाई देगा? आगे, और इस रूप में दिखाई देगा। इसमें ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो इसमें तो बताने वाली कोई बात नहीं है, इसमें तो कि हम आपको समझाएं, ये तो ऐनक में देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट है। जो पीछे रहेगा वो आगे दिखाई देगा, और जो आगे रहेगा वो पीछे दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा, ठीक है। ये आपका हो गया। चलिए, 2 नंबर आपका सवाल यहाँ पर कट गया है क्या? हाँ, कट गया है ना। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कैसा कैसा रीजनिंग में प्रश्न आता है, ठीक है। आपको लेवल दिखा देते हैं, यहाँ पर बताने में तो बनेगा नहीं, लेवल दिखा देते हैं, ठीक है। आ जाइए, यहाँ पर देख सकते हैं, जीके में भी काफी इंपोर्टेंट इजी सवाल पूछा जाता है। रीजनिंग में देख सकते हैं कितना इजी सवाल पूछा है। ये 16 नंबर देखिए, रीजनिंग में कितना 1 3 5 11 21 धुंधुल दिख रहा है ना। चलिए, अगला वीडियो में इसको साफ करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए।
तो यहाँ पर बता देते हैं आपको, क्लास रीजनिंग कर भी करवाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बोले। और एक ऐसा भी प्रश्न आता है यहाँ पर, देखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका पीडीएफ आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा, तो ग्रुप में जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का एवं व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और क्लास को जाते जाते इतना मेहनत हम आपको लिए करते हैं, तो एक शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करके सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जय हिंद जय भारत।